Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I'm back with another video. आज की ये जो संडे की स्पेशल वीडियो है ना, इसमें मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो ये जो टॉपिक है ना, वैसे सोचना तो दूर, इसके बारे में आप लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको ना इस वीडियो की हेल्प से ये बताने वाली हूँ कि क्या बेस्ट टेक्निक्स हो सकते हैं या क्या मतलब इफ़ेक्टिव वे हो सकता है किसी चीज़ को लर्न करने का या फिर उसको माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रखने का। जब बात हम करते हैं ना लर्निंग की, तो फिर चाहे आप अकेडमिक्स में हो, मतलब कि अगर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कि लाइफ में ना कुछ भी जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जिसमें आपको मार्क्स चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस देखते हैं, तो इन सब चीज़ों में ना जो एक मेन जो एक जो मेन चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आप उस जो आपने पढ़ा है, जो आपने जो चीज़ भी रीड करी है या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप वो समझ के कर रहे हैं या आप रट के कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो आपको कितने टाइम तक लर्न रहता है और कितना इफ़ेक्टिवली लर्न रहता है। तो जो आज की जो वीडियो है ये इसी पर्पज़ से मैं बना रही हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं बट हमें ज़्यादा टाइम तक लर्न नहीं रहता, या फिर किस तरीके से हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें या टॉपिक्स को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाएँ। तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो उसी के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो अगर लास्ट तक सुनिएगा पहले तो, और अगर आपको लगता है वीडियो लाइक डिज़र्व करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और लेकिन उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अभी तक बहुत ही ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए ये कि इतना सपोर्ट मिल रहा है आप सबकी साइड से, इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स कम करते हैं लेकिन फिर भी आप लोग करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे फॉर्मूलेज हो, नोट्स हो, किसी भी चीज़ को। तो यू कैन से कि मैं आज आपको बेस्ट टेक्निक्स, लर्निंग टेक्निक्स बताने वाली हूँ या इफ़ेक्टिव वे ऑफ स्टडी, जिस चीज़ से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वेल स्कोर कर सकते हैं। जो इफ़ेक्टिव स्टडी टेक्निक्स है ना, वो टोटल मैंने 5 सोची हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। वैसे जो आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको 3 टेक्निक्स करवाऊँगी। अगर आपको वो 3 टेक्निक्स इफ़ेक्टिव लगती हैं, आपके अकॉर्डिंग अगर लगता है आपको कि हाँ, उससे आपको समझ में आता है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बाकी की 2 भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि आपको वो टेक्निक्स जाननी है या नहीं जाननी है। सो आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको 3 टेक्निक्स करवाने वाली हूँ। लेकिन इन टेक्निक से पहले जो मैं आपको चीज़ बताती हूँ वो ये कि जब हम कोई भी चीज़ को लर्न करते हैं ना, कुछ भी हो, चाहे आप अपने नोट्स को लर्न कर रहे हैं, चाहे बुक की रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप लर्न करते हैं आप, तो उसमें ये होता है, 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि या तो आप चीज़ों को समझ के लर्न करते हैं क्योंकि आपको उसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, या फिर एक तरीका होता है कि जो एग्ज़ाम से फर्स्ट नाइट वाली जो स्टडी होती है ना, सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि आपने बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको मतलब कि रटना स्टार्ट कर दिया और जाके एग्ज़ाम में, मतलब इन शॉर्ट कि आपने अपने अंदर ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को भरा और उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर में जाके उड़ेल आए। तो उससे क्या होगा, आपके डेफिनेटली अगर आप में ये वाला टैलेंट है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पास नहीं हो सकते, पास हो सकते हैं, इवन अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, कुछ के कहा जा सकता है ये, क्योंकि मैंने ऐसे लाइव एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, तो उसमें क्या है, वो चीज़ें ना टाइम लेती हैं, और वो टाइम लेती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो काफ़ी टाइम तक याद रह सकती हैं। अगर सिर्फ आप पासिंग के आपके पासिंग मार्क्स आ जाए, क्योंकि जैसे अभी 10th बोर्ड चल रहे हैं, 12th बोर्ड चल रहे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाए तो ये वीडियो अनयूज़फुल है, बिल्कुल स्किप कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि कुछ और देख लीजिए, इससे बढ़िया आप कैंडी क्रश खेल लीजिए, लेकिन ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसका कोई अच्छा यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, कि सपोज़ आप किसी चीज़ पे टाइम दे रहे हैं और उसका आपको बेस्ट
आउटपुट मिले, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। नाउ मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, अब मैं आपको टेक्निक्स बता देती हूँ। जो फर्स्ट टेक्निक है ना, जो इफ़ेक्टिव वे की मतलब इफ़ेक्टिव स्टडी को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं स्टडी में। फर्स्ट जो टेक्निक है ना वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस। ये वर्ड ना डिस्ट्रीब्यूशन से आपने डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आप सबने सुना होगा, वहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को बांटना। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस की बात करते हैं ना, तो इट मीन्स कि जो आपका सिलेबस है, आपके जो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपका सेशंस है, मतलब कि सपोज आप एक चैप्टर है या यूनिट है या सिलेबस है उसको 10 लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहे हैं या 10 सेशंस में आपने उसको डिवाइड किया है। तो ये जो सेशंस है ना, इनको आप बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। गाइज, मैं आपको बिल्कुल भी टाइम टेबल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सबका अपना पढ़ने का एक अलग वे होता है। कुछ लोग रात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कुछ दिन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ अर्ली बर्ड होते हैं वो बहुत जल्दी उठ के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि आप दिन के किसी भी टाइम में पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं या किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वे मैंने आपको बताया वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो आपके सेशंस हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, जैसे सपोज मानिए आपको ना कोई 4 चैप्टर्स हैं एक बुक के। मैं साइंस का एग्जांपल ले दूँ क्योंकि मैं साइंस ही पढ़ाती हूँ ना, तो साइंस का एग्जांपल ले दूँ। सपोज साइंस के आपको ना 7 चैप्टर्स करने हैं और आपके पास टाइम है लिमिटेड। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो 7 चैप्टर्स हैं ना, या तो आप एक साथ बैठ सकते हैं और फिर आप उनको पढ़ना स्टार्ट करें, जिसमें से किसी चैप्टर का 10%, किसी का 20%, किसी का 10%, इतना इतना आपने पढ़ा और चैप्टर खत्म। एक तो ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि जितना आपके पास में टाइम है उतने टाइम को आपने इक्वली डिवाइड कर दिया चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ईजी होते हैं या कुछ टॉपिक्स ईजी होते हैं जो आपको वन गो में समझ आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से टफ होते हैं। तो आपको सबसे पहले टाइम का डिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सिलेबस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो वीक पोर्शन होता है वो भी कवर होता है, जो आप नहीं पढ़ पाए या रह गया था आपका सिलेबस में वो सारी चीज़ें भी कवर होती हैं। सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें आपके पास 2 वे होते हैं, एक होता है फोकस्ड और एक होता है डिफ्यूज्ड मोड। फोकस्ड मोड में क्या होता है, जैसे सपोज आपने ना पढ़ना स्टार्ट किया, कोई मोटिवेशन वीडियो देखी आपने और फिर आप पढ़ने बैठे, तो उस टाइम पे ये होता है कि चाहे 2 बुक्स हो 3 बुक्स हो, आप तो मतलब कि अगर भले ही आप 10th में हैं लेकिन आप तो मास्टर्स तक का सिलेबस यूँ कवर कर देंगे। ऐसा होता है, ऐसा मोटिवेशन वीडियोज़ के बाद ना अंदर से आता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं इवन हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा फील होता है। तो फर्स्ट में तो ये हो गया कि जब उस टाइम पे स्टार्ट आप जब करते हैं पढ़ना तो आप बिल्कुल फोकस मोड पे होते हैं। तो जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, जितना आपका माइंड प्रेशर ले सकता है ना, उतनी देर आप पढ़ें। अब ये प्लीज़ मुझे कमेंट मत करिएगा कि हम तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, उनकी बराबरी नहीं मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ करनी कि अगर आप 1 आवर बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए तो वो 1 आवर ना आपके बहुत प्रोडक्टिव होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको यूटिलाइज़ किया हो। उसमें ना आपका फ़ोन होना चाहिए आपके पास में, मतलब किसी भी तरीके का ना सोशल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना आपको टीवी या फिर फ़ोन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, उनसे आपको बहुत दूर होके तब पढ़ने बैठना है। उससे ये होगा कि आप उस टाइम को जो आपने 1 आवर का टाइम लिया है ना उसको बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे मानिए कि जब आप बैठते हैं फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है कि आपका ना पूरा फोकस होता है और आप ज़्यादा रिलैक्स होकर पढ़ पाते हैं। तो जब आपको लगे कि अब आपसे लर्न नहीं हो रहा या ये पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं घुस रहे हैं, ये चीज़ें आपको नहीं याद रह रही हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद में ना दोबारा उसको स्टार्ट करिए, या फिर नेक्स्ट टॉपिक से दोबारा थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट करिए। उसमें बीच में आप छोटा ब्रेक ले सकते हैं, लाइक कोई म्यूज़िक सुन लिया रिलैक्स करने के लिए खुद को, या फिर बाहर आसपास में घूम सकते हैं, अपने घर में घूम सकते हैं, या फिर कुछ आपने अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा बना के खा लिया, या फिर कोई शेक पी लिया, मतलब कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं जिससे आप दोबारा जब स्टडी करने बैठेंगे तो वो आपका जो नेक्स्ट टाइम का जो स्लॉट आपने बनाया है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाए।
तो ये फर्स्ट तो आती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिंग में सिर्फ इतना ही मैं आपको बोलूँगी कि आपको सेशंस हैं या लेक्चर्स हैं या सिलेबस है, जो भी चीज़ है ना उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आप हर चीज़ को पढ़ पाएँ और टाइम दे पाएँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, अभी मैंने आपको बताया फोकस मोड की, मतलब आप बहुत फोकस के साथ पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा पढ़ पाएंगे और आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर पाएंगे अपने माइंड में और वो चीज़ें आपको ध्यान भी रहेंगी। सेकंड में आता है डिफ्यूज मोड। डिफ्यूज में मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मानिए 3 आवर्स के करीब आपको हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। वैसे एक नॉर्मल इंसान इतना कॉन्टिन्यूशन में नहीं पढ़ सकता है, लेकिन क्लासेस हो गई स्कूल की या कॉलेज की, जो भी आपकी क्लासेस हैं, लेक्चर्स बैक टू बैक चल रहे हैं, तो उसमें क्या है ना आपका माइंड ना थक जाता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि अब आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हो उन चीज़ों को, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप कर दीजिए और कुछ और कर लीजिए उसकी जगह पे, या कोई और सब्जेक्ट पे स्विच कर दीजिए, ताकि आपका जो एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते जो आप में बोरियत आ गई है ना, या जो आप इरिटेट हो गए हैं उस चैप्टर को या सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, तो कुछ आपके पास नई वैरायटी का होगा, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो, जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता हो, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए उस सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके जो आवर्स हैं वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे और वो भी अच्छे तरीके से, और प्लस जो भी आप पढ़ रहे हैं ना वो भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहने वाली है। ये तो हो गई फर्स्ट टेक्निक। तो फर्स्ट टेक्निक है डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूट प्रैक्टिस या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, आप जो भी समझ लीजिए, मतलब कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर करके आप पढ़ रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे आप टेस्ट वगैरह लेते हैं ना, तो वो मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ। तो फर्स्ट टेक्निक आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। नाउ जो आपके पास में सेकेंड टेक्निक आती है ना इफेक्टिव स्टडी की, या बेस्ट जो लर्निंग टेक्निक्स है उसमें जो सेकेंड टेक्निक है ना वो है प्रैक्टिस या फिर टेस्टिंग। ये दोनों एक दूसरे से इसलिए कोरिलेट करती हैं क्योंकि जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसकी रिवीजन करते हैं, तो वो क्या होता है आपके दिमाग में ना वो चीज़ें स्टोर होती चली जाती हैं। और टेस्टिंग इसलिए क्योंकि सपोज आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, आपने कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को पढ़ा, सबसे बेस्ट जो तरीका मुझे लगता है ना अपने अकॉर्डिंग, तो वो ये कि आप कोई भी टॉपिक या कंसेप्ट या चैप्टर, आप उसको रैंडमली, कोई भी रैंडमली आप चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का, आपने उसको पढ़ा, उसके बाद में ना उसमें अगर क्वेश्चंस गिवन है तो वो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो आप अपने अकॉर्डिंग ना ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, जैसा भी आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, आप उस अकॉर्डिंग उसमें अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उससे ये होगा कि जब आपने जो चीज़ पढ़ी है, अगर आपने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है, मतलब कि फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ में अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है, तो डेफिनेटली वो आपको याद रहेगी। और जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उसका टेस्ट लेंगे, खुद को एग्जामिन करेंगे, सपोज आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपके पास में ना 20 क्वेश्चंस गिवन है और आपने जो पढ़ा था टॉपिक वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर था, स्टिल 20 में से आपके 10 ठीक है, तो जो आपके ठीक होंगे ना, तो वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन बन जाएगा, और जो टॉपिक्स आपके गलत होंगे वो आपका वीक पॉइंट होगा, और उस पर आप और ज़्यादा मेहनत करके अपने एग्जाम टाइम तक ना उसको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब आप टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं अपने साथ, क्योंकि जब तक अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आपके जो आंसर्स गलत हैं या जो टॉपिक आपका वीक है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्टिंग। कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ी है, कुछ भी अगर आप लर्न करते हैं, तो उसका आप एक छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं कि आपको वो जो आपने पढ़ा है वो कितना आपको लर्न है और कितने टाइम तक लर्न रहा है। तो ये टेस्ट आपके दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो जब आपने पढ़ा उसी टाइम पे आपने रिवीजन कर ली, वो डेफिनेटली आपका उसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे क्योंकि आपने पढ़ा था और उसके बाद ही आप टेस्ट ले रहे हैं। और एक हो सकता है वीकली या मंथली बेसिस पे आप अपना टेस्ट ले रहे हैं कि आपने एक वीक का ना एक डे डिसाइड कर लीजिए। सपोज आप मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं और जो भी आप मंडे टू सैटरडे पढ़ेंगे वो आप संडे को उसका रिवीजन करेंगे या अपना टेस्ट लेंगे। तो उससे ये होगा कि आपको पूरा टाइम का जो ध्यान रहेगा, प्लस एक जब आप टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं या टेस्ट देते हैं तो उस टाइम पे एक रिवीजन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो रिवीजन है ना वो आपको बूस्ट करेगी कि हाँ आपको इतनी चीज़ें आती हैं और इतनी आपकी वीकनेस है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपकी ऑनेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपको बहुत इसकी ना गारंटी ज़्यादा है कि आपको एग्जाम टाइम तक काफ़ी अच्छा लर्न रह जाए, काफ़ी अच्छा मटेरियल आपके पास जो कलेक्ट था ना उसका आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया। और ये चीज़ पूरी तरीके से पॉसिबल है इस चीज़ में कि आप उसको लर्न अच्छे से करते हैं, उसके बाद में आप अपना छोटा सा टेस्ट लेते हैं। कुछ लोग ना टेस्ट देने से डरते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जो उनकी वीकनेस है या जो उनका वीक पॉइंट है ना वो एक्सपोज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो आप अगर
दिल से पढ़ रहे हैं, मतलब आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, तो आपका खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी को दिखाने के लिए, सपोज फैमिली को, पेरेंट्स को या फिर रिलेटिव्स को या किसी को भी दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, चाहे कितने भी ईयर्स पढ़ाई को दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, या कुछ आपने कुछ गोल सेट किया हुआ है उसको अचीव करने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज़ आपकी खुद के साथ ऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा स्कोर करने के लिए, उस चीज़ गोल को अचीव करने के लिए, मतलब हर तरीके से। तो जो सेकंड पॉइंट है वो आता है प्रैक्टिस या फिर टेस्टिंग, कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है और क्वेश्चंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसका टेस्ट किस तरीके से लेते हैं और खुद को जज कैसे करते हैं सॉरी सॉरी अगेन। और या फिर आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप सब लोग मिल के मतलब 4 to 5 स्टूडेंट्स का आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया, उसमें आप एक दूसरे की जो मिस्टेक्स हैं या जो वीकनेस है उसको एक दूसरे की आप बता सकते हैं कि आपका ये वाला, किसी का एक पॉइंट स्ट्रांग है, किसी का वीक है, तो आप जो है ना ग्रुप बना के भी एक अच्छी इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। और उसमें भी आपके लिए जो टेस्टिंग है और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। नाउ जो थर्ड जो है ना, अब मैंने आपको दो बता दी, फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, फर्स्ट टेक्निक, एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिस या फिर टेस्टिंग, कि किसी चीज़ को आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए। और फिर ऊपर से आप टेस्ट ले रहे हैं तो वो एकदम सोने पे सुहागा हो गया, तो मतलब आप बहुत अच्छा उसमें कर सकते हैं। नाउ जो लास्ट टेक्निक है, लास्ट तो नहीं है, इस वीडियो की जो लास्ट टेक्निक है वो है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। ये ना मेरी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं कुछ पढ़ती हूँ या फिर जब चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ती हूँ ना, खुद को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे अंदर का ना टीचर जाग जाता है और मैं काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। उस टाइम पर मुझे लगता है कि हाँ कुछ आ रहा है मुझे। और फिर मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, बट आप भी देखिएगा। तो जो नेक्स्ट टेक्निक है ना वो है सेल्फ एक्सप्लेनेशन, कि आप खुद को कोई चीज़ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरीके से आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं अच्छे वे में। क्योंकि क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हम हर टफ चीज़ को एक टफ तरीके से ही ट्रीट करें तो ही वो चीज़ आपको समझ में आएगी। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे तभी आपको वो चीज़ें दिमाग में जाएंगी, क्योंकि आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ऐसा भी कुछ नहीं होता है, आप उसको ना इंटरेस्टिंग बना के, फैक्ट्स के साथ बना के और थोड़ी सी इमेजिनेशन, थोड़ी सी पिक्चर्स क्रिएट करके भी ना आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ पिक्चर्स क्रिएट करके, क्योंकि आप सबको ये चीज़ पता है कि जब आप कोई मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि उसमें एक तो इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी उसका ना एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट होता है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब उसमें पिक्चर्स बनी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में ना क्या होता है उस टाइम पे चल रही होती है। जब आप कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं ना, मतलब कि सपोज आप कोई मूवी देख के आए और आपसे कोई पूछता है वो मूवी कैसी थी, उसका कौन सा सीन बेस्ट था, तो आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें, इवन कई तो ऐसे फेमस डायलॉग्स भी होंगे वो भी आपको याद हो जाएंगे। इतनी जल्दी आपको कोर्स लर्न नहीं होते होंगे, फॉर्मुलेस तो बिल्कुल भी नहीं लर्न होते होंगे, लेकिन डेफिनेटली आप मूवी के वो डायलॉग्स या सीन आप बहुत अच्छे से समझा सकते होंगे। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि उसमें ना आपने पिक्चर्स देखी हैं। जब आप कुछ लर्न करते हैं, रीड करते हैं ना, उससे ज़्यादा जब आप कुछ डायग्राम या फिगर की फॉर्म में देखते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। अब ये जो है ना कि आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं, ये इसी का एक पार्ट है कि आप इसको पिक्चर्स के थ्रू कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। और इसके अलावा गाइस जब बात आती है ना सेल्फ एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि आप कुछ लॉजिक के साथ ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसका कोई वैलिड रीज़न आपको देना है, कुछ फैक्ट्स आपको बताने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कुछ फ़नी ट्रिक्स भी होते हैं कोई चीज़ों को लर्न करने की, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, तो वो बहुत फ़नी भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, मतलब वो कैसा भी हो सकता है। और ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि जो आपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का खुद को ट्राई किया है तो आप जब खुद को समझा रहे तो उसकी कोई सेंस बने, ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है जब आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं ना, तो कोई चीज़ क्या है, सपोज आपने एक लाइन को या पैराग्राफ को रीड किया और उसके बाद में सपोज वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हैं, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको इंग्लिश में ना दिक्कत होती है, चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता अच्छे से, और समझ में आ जाता है तो उसको कैसे लिखें, इन सब चीज़ों की ना बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कुछ ऐसा टफ नहीं है इसमें कि ये हो ही नहीं सकता।
तो ऐसा पॉसिबल है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा है और उसमें काफ़ी टफ इंग्लिश है, तो आप उसको इजी से इजी वे में, क्योंकि हिंदी हमारी लैंग्वेज है और डे टू डे लाइफ में और आसपास के सराउंडिंग्स में मोस्टली हम हिंदी ही सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से उसमें समझ में आता है, प्लस ये लैंग्वेज भी हो गई है। तो इस वजह से क्या है कि आप ना वो जो पैराग्राफ है जो किसी अदर लैंग्वेज में है, आप उसको हिंदी में या फिर जो भी आपकी बेसिक लैंग्वेज है जिससे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर है, उस लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आपने एक टफ चीज़ को, एक टफ पैराग्राफ को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में डिराइव कर लिया खुद के पास के, खुद समझने के लिए या खुद के पास स्टोर कर लिया, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ेंगे ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्लस वो आपको याद भी रहेगा, इस बात की भी गारंटी होती है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको सेंटेंस है वो टफ दे रखा है या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसी और से भी उसको समझ सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है ईजी से ईजी वे में आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही टफ काम होता है ना, उसको भी बहुत ईजी वे में करने का तरीका निकाल लेते हैं। तो हो सकता है कि आप उसमें से एक हो, पूरी तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें आपका ये जो सेल्फ एक्सप्लेनेशन वाला जो टॉपिक है या जो सेल्फ एक्सप्लेनेशन की जो टेक्निक है ना, वो बहुत अच्छा सा काम करेगी इसमें, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप खुद को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो अभी मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि उसकी सेंस हो ये ज़रूरी नहीं है, वो आपके लिए वर्क करनी चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि हर किसी का ना अपना अपना वे होता है पढ़ने का, और लर्निंग कैपेसिटी होती है, कोई ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकता है, कोई कम उससे लर्न कर सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी वैसे तो 3 ही टेक्निक्स हैं जो मुझे अभी समझानी थी। फर्स्ट हो गई है कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस, मतलब कि जो सेशंस वगैरह थे, जो लेक्चर है, जो सिलेबस है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और थोड़ा थोड़ा टाइम आपने बीच में गैप लिया, रेस्ट लिया, जिससे आपके माइंड को भी स्ट्रेस नहीं मिला और आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया। इसके अलावा जो सेकेंड टेक्निक मैंने आपको बताई, सेकेंड वन, तो वो है प्रैक्टिसिंग या फिर टेस्टिंग। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और प्लस खुद का छोटा सा टेस्ट भी ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, आपकी जो कमियां हैं, जो आपका वीक पॉइंट है, उसको एक्सपोज करेगा। उससे आपको समझ में आएगा कि आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन पे या इस टॉपिक पे या इस चैप्टर पे या इस सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, और इससे आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जाम टाइम तक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्लस आपकी जो कमियां हैं ना, उस पर आप वर्क करेंगे ना, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और 2 बता दी मैंने आपको। नाउ जो लास्ट जो टेक्निक मैंने बताई, जो थर्ड वन है, वो है सेल्फ एक्सप्लेनेशन, वन ऑफ माय फेवरेट। कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे आप खुद को एक्सप्लेन कर लें, या फिर उस चीज़ को ना पिक्चर्स के थ्रू अरेंज कर लें। सपोज कोई आपने सेंटेंस पढ़ा है तो वो स्टोरी की तरह ना अपने माइंड में उसको क्रिएट कर लें, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था और ये चीज़ें थी उसमें। और डेट्स इसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं कि डेट्स अगर आप लर्न करते हैं तो आपको ध्यान में नहीं रहेंगी, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर जो आपके पास में थ्योरी पोर्शन है ना, वो काफ़ी अच्छे से आप उसको इमेजिन करके स्टोर कर सकते हैं अपने माइंड में, उन पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ना, तो उसको इमेजिन करते करते आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आती जाएंगी कि हाँ, आपने कुछ ऐसा ऐसा पढ़ा था। उसके अलावा जब मैंने आपको जो प्रैक्टिसिंग वाला बताया था, उसमें एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गई कि वो ये कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं या टेस्ट लेते हैं ना, तो जिस चीज़ में आपने बार बार मिस्टेक करी होती है और जब आप उसको बार बार ठीक करने का ट्राई करते हैं ना, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। और अगर वो एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेटली आपके माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक होगी कि हाँ, ये तो मैंने उस टाइम पर गलत किया था और मुझे अब ये ऐसे ठीक करना है। तो आज की जो ये वीडियो है, आई थिंक बहुत बोरिंग भी हो सकती है, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ाई से रिलेटेड ही बहुत सारी बातें कर ली हैं। और जिसमें आप में से जिसको बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो उसके लिए तो ये वीडियो एकदम बेकार ही होगी। बट कोई बात नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी बताने की। मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या किसी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे आप कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। मतलब ये कुछ टेक्निक्स थी जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हैं, और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो अपने जो आपके एग्जाम्स होंगे, जो नेक्स्ट एग्जाम्स आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे होंगे ना, उनमें आप अपना रिजल्ट देखना। और आपको अगर लगता है ना कि ये वीडियो सुनने के बाद में या टेक्निक सुनने के बाद में कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगी है, तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट मेरी वीडियो किसी के लिए यूज़फुल है। और जो मैंने बोला या जो आप लोगों ने टाइम मुझे दिया, तो वो वेस्टेज नहीं थी किसी भी तरीके से। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और ये टेक्निक्स आपको कैसी लगी। उसके अलावा आपको एक और कमेंट करना है नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं इसी का कंटिन्यू पार्ट, कि आपको समझना है और जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी स्टडी को इफेक्टिव बना सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको डाउट में है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। और गाइज अभी आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, 10th बोर्ड चल रहे हैं, 12th बोर्ड चल रहे हैं, तो उन सबको गुड लक। वैसे तो ऑलमोस्ट एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं रिजल्ट के लिए गुड लक बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्स तो जैसे तैसे निकल जाते हैं, रियलिटी हमको रिजल्ट में पता चलती है। और आप लोग समझदार तो हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो सॉरी प्लीज़ माइंड मत करिएगा इस चीज़ को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे आपके जो एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आएगा बोर्ड्स का, उसके लिए गुड लक। आप सबको बहुत हिम्मत मिले अपना रिजल्ट बर्दाश्त करने की, और पेरेंट्स का प्यार जो आपके ऊपर बरसेगा आफ्टर योर रिजल्ट्स। समझदार बच्चे हैं आप लोग, समझ गए होंगे मैं क्या, किस और मेरा इशारा है और मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उसके लिए भी आपको ऊपर वाला हिम्मत दे। और ठीक है, बाकी तो यही है। और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी ना, उसमें जो टॉपिक होगा ना, उसका टॉपिक मैं अभी रिवील कर देती हूँ, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी सोच लिया है कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी है। और वो होगा कि आफ्टर 12th आप कोर्स करें या फिर कॉलेज करें या फिर जॉब करें, तीनों में से क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है, और कैसे आप अपना करियर चूज कर सकते हैं आफ्टर 12th। और क्योंकि 12th तक जो स्कूल लाइफ होती है ना, उसके बाद में ना लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से अप्स एंड डाउन आते हैं। तो अगर आप उसको स्टार्टिंग से ही समझ के डिसीजन लेते हैं ना, तो बाद में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी यही इसी से रिलेटेड होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तभी देख पाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं हर बार बोलना भूल जाती हूँ, वैसे मैं उसका लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स फैंटम 23 इस नाम से आईडी है। बाकी वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्या बोलते हैं क्या नहीं, क्योंकि मेरे को ना इंस्टाग्राम में मतलब मुझे इतना पता नहीं है। बट ये है कि हाँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर उसके बाद सीधा आप इंस्टाग्राम की फिजिक्स फैंटम की दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे व्यूअर्स हैं ना मेरे, कि मैं क्या ही बोलूँ आप सबको। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी वीडियोज़ को इतने लाइक मिलते हैं, कॉमेंट्स मिलते हैं, और ये सब कुछ आपके प्यार की वजह से हो पा रहा है कि इतना सपोर्ट किया है आप सबने, तभी मैं इतनी वीडियोज़ अपलोड कर पा रही हूँ। और मुझे वेट रहता है कि हाँ, मुझे अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी है, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है, जो ऑल्टरनेट डेज पे मेरे व्यूअर्स वेट करेंगे कि हाँ मेरी वीडियो आएगी। तो ये सब कुछ आपकी सबकी वजह से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग मौज करिए, गर्मी के मज़े लीजिए। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी के मज़े लीजिए और पढ़ाई करिए। और लाइफ में कोई भी किसी भी टाइप का करियर से रिलेटेड, कुछ ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है ना, तो आपका मेरे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। आप मुझे कमेंट करिए और फिर मैं आपके डाउट्स को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियोज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।